अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो रात गए खलीज फारस में एक मरतबा फिर सूरत हाल ख़राब हुई है। अमेरिका और इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, और जो इलाकाई मीडिया है उसने क्या रिपोर्ट किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पहले कन्फर्म कर दूँ आपको कि ये रात को झड़पें हुई हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी। उसके बाद फिर मामला थम गए हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ खित्ते को दोबारा से जंग में धकेल सकती है, और ये हम सब जानते हैं। और नेतन्याहू अभी तक इस जंग बंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा नज़र नहीं आता, तो मे भी दोबारा जंग शुरू करने में कोई ना कोई हिकमत अमली हो। बहरहाल इस वक्त जो मुतदाद इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना हुरमज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कुछ जो पासदारान इनकलाब की वो कहते हैं जी कश्तियाँ थी, उन्हें तबाह किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही बंदर अब्बास में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल के एक ऐसे ठिकाने को भी हदफ बनाया गया जो अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बना रहा था। दूसरी जानिब ईरान ने जो दावा किया वो ये है कि आज रात बंदर अब्बास के करीब उनकी कश्तियों पर होने वाले हमले में 4 आम माहीगीर हलाक हुए हैं, और मकामी मीडिया ने उन हलाक शुदगान की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी माहीगीरों की शहादत का यह दावा अमरीकी रिपोर्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, जिनमें कहा गया था कि ये फौजी कश्तियों को निशाना बनाया गया है, और ये IRGC की कश्तियां थी और उनके ऊपर अटैक किया गया। जबकि अल जज़ीरा के रिपोर्टर अली हाशिम वो ये कहते हैं कि उनकी ईरानी सोर्सेज से बात हुई है, और वहां से जो उन्हें पता चला वो ये है कि बंदर अब्बास के करीब सुनी जाने वाली शदीद फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पासदारान इनकलाब ने समंदर में एक बहरी जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फौजी कश्तियों पर हमले किए। ये खबर जो है वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर बता रहे हैं। अच्छा, वो ये बताते हैं इस हमले में IRGC बहरिया के कई अहलकार शहीद हो गए हैं, और जराए ने उन्हें मजीद बताया कि सूरत हाल अब भी नाजुक है और वाकयात अब भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब हमले हुए थे। तो नादरीन, ये एक झड़पों की सूरत हाल इसको कहा जाएगा। दोनों जानिब से अटैक किया गया। इसमें जो है वो जंगी तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं, इसमें जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, और बहरी फौज भी इस्तेमाल हुई है, और काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के ऊपर ईरान जब तफसीली जवाब देगा तो तब पता चलेगा। वैसे भी ईरान ने हमेशा कहा कि हम जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब ज़रूर देंगे, और ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। अब अगर इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो देखना होगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। मैं बाकी इंटरनेशनल खबरों की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से मुतालिक एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन में मौजूद हैं और उनकी बगल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हैं। ये कोई जंग नहीं चल रही इस वक्त। पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा, और पाकिस्तान ने जंग फिलहाल लड़नी भी नहीं है किसी के साथ। अभी अमरीकी सदर चाइना में होकर गए हैं, उनके बाद रूस के सदर चाइना में होकर गए हैं, दोनों के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं आया। फिर कुछ अरसा पहले जो है वो होकर गया था पेड्रो, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है, उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। ईरानी क़यादत भी आई थी, और ईरानी जो सियासी क़यादत है वो भी पहुंची थी चीन में, लेकिन उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। हमारे पीछे रह जाने की जो एक बड़ी वजह ना वो यही है कि हमारे सियासतदानों को कोई भी फैसला करने से पहले मुल्की मफाद में नहीं देखना होता। उन्होंने ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है या नहीं है। वो बेचारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं, और पाकिस्तान का मफाद कहीं और रह जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ उसका आर्मी चीफ नहीं होता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वो खुद बात करता है, उसके वज़रा बात करते हैं। वो अपने आर्मी चीफ को अपनी बगल में या अपने पहलू में बिठाकर नहीं रखता। यूक्रेन गुज़िश्ता 4 साल से जंग लड़ रहा है, और बहुत ताकतवर मुल्क है रूस जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है। जब यूक्रेन का सदर जाता है दुनिया के ममालिक में तो उसकी बगल में भी उसका आर्मी चीफ नहीं होता, हालांकि उसका आर्मी चीफ दुनिया की एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहा है। मगर जब वो ट्रंप को मिलने गया तब भी उसके पहलू में उसका आर्मी चीफ नहीं था। लेकिन हमारे दौर में तो ऐसा लगता है कि हमारा आर्मी चीफ अपने अर्दली को अपने साथ लेकर आया हुआ है, और वो अर्दली चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह के ऊपर अपने आका की तारीफें करना नहीं भूलता। हर जगह वो तारीफें करता रहता है।
तो फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान को मिलता क्या है? देखिए, इससे फील्ड मार्शल को पतिराई मिलती है, वो दुनिया के काम आते हैं, अमेरिका जो उन्हें कहता है वो करते हैं, वो पॉलिसी उसके मुताबिक बदल देते हैं और बहुत सारे ममालिक की डिमांड्स को पूरा करते रहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के हवाले से रिलेक्टेंट थे, लेकिन फील्ड मार्शल ने यह फौरी तौर पर कर दिया। अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब के तहफ्फुज़ात थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, उनका एक एब्सोल्युटली नॉट का एक मौक़िफ़ था। फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें बदल दी और फिर आप देखें कैसे अमेरिका की सोच बदल गई पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में और पाकिस्तान में सूरत हाल के बारे में। फिर उन्होंने किस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में करवाया। बहरहाल इन दौरों का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता, टके का फायदा नहीं होता। मीडिया पर जबरदस्ती झंडे गाड़े जाते हैं, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। भी पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई, ना तो आपने कश्मीर फतह किया और ना ही भारत से अपना पानी खुलवा पाए, ना ही दहशतगर्दी खत्म कर पाए, ना ही हम अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर कर पाए, ना ही हमारी मईशत संभली, ना ही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, बल्कि उल्टा क्या हुआ, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। तो पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ फील्ड मार्शल के दौरों का? कोई फायदा नहीं हुआ। हां, यही चीजें अगर आजाद तरीके से पाकिस्तानी सियासतदान करें तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। हत्ता कि आप ये देख लें कि DGISPR के मुंह से या फील्ड मार्शल साहब के मुंह से फितनतुल खवारिज अल फितनतुल हिंदुस्तान, ये हम रोजाना सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये बात करते हैं, लेकिन ये इतनी सी बात भी अमेरिका को नहीं समझा पाए। इतने दौरे किए, अमेरिका की इन्होंने सारी बातें मानी, उनके कहने के ऊपर इसराइल के साथ बैठ गए बोर्ड ऑफ पीस में, उनके कहने के ऊपर तमाम चीजें की जैसे उन्होंने चाहा। तो अमेरिका की हर बात मानने के बावजूद अमेरिका को सिर्फ अपनी एक बात नहीं बता पाए कि एक फितनतुल हिंदुस्तान भी है, यानी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता है पाकिस्तान के अंदर। यह पाकिस्तान की फौज का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ के ऊपर अमेरिकन को अभी तक कायल नहीं कर पाए और उनकी हर बात इन्होंने मान ली है। अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी को एक हकीकत बता रहा है। उनका स्टेटमेंट है, निकाल के आप पढ़ लें। तो पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा हुआ? फायदा सिर्फ इस सिस्टम का है जैसे आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं और कुछ सियासी टाउट्स जो हैं वो इसमें सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस खेल में टके का फायदा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज में पाकिस्तान बदकिस्मती से पीछे जा रहा है। अब ये मार्को रूबियो जब भारत में पहुंचे तो मार्को रूबियो का इस्तकबाल कैसा हुआ, यहां पे बहुत सारे मनाजर हैं, मैं वो देख रहा था और हैरान हो रहा था कि अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी जो उनके वजीर खारजा है मार्को रूबियो, वो इंडिया के दौरे पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, यानी सिविलियंस हैं वहां पे, कुछ दीगर लोग मौजूद हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी है, वो उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। इंडिया का कोई शहर बंद नहीं हुआ, कोई इलाका बंद नहीं किया गया, सड़कें भी खुली थी। अगर ये इधर वाली सड़क से जा रहे हैं तो उधर वाली सड़क खुली हुई है। पाकिस्तान के अंदर पूरा मुल्क बंद करके रख दिया इन्होंने। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को उनके आने की खबर के ऊपर 2 हफ्ते तक बंद रखा। ये हमारी औकात है। अमेरिका से कोई छोटा मोटा उनका ऑफिसर भी आ जाता है तो फील्ड मार्शल, वजीर आजम, फलाना ढिमकाना, पूरी कैबिनेट लेने पहुंच जाती है। वहां से उनकी खुशामद करते हुए उनको लेकर आते हैं और वापस भी खुशामद करते हुए छोड़ते जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी क्या होती है, यानी जो जितना बड़ा है उसको उतना प्रोटोकॉल आप दें और उस तरीके से उसको आप डील करें। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में और अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मुदाखलत को हमेशा वेलकम किया और वो मुदाखलत हद से ज्यादा बढ़ा दी है। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से। इसके ऊपर ना कुछ आर्टिकल भी छप रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन हालात पाकिस्तान में ये हैं फील्ड मार्शल के दौरों के बाद कि 90 फॉरेन कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर चली गई। ये बात जो है डॉक्टर कैसर बंगाली, ये बड़े शानदार इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा पिछले 5 साल में 90 फॉरेन कंपनियां यहां से चली गई हैं। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिवर्स FDI हो रहा है इस मुल्क में। ये तो मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। हत्ता कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास हुनर भी है, वो बेचारे पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। जो डॉक्टर बनता है वो मरीजों की खिदमत करना चाहता है, लेकिन यहां मुस्तकबिल ही कोई नहीं है, यहां पॉलिसी कोई नहीं है। लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। लोग देखते हैं रोजाना नाइंसाफियां हो रही हैं, वो ये देखते हैं उनके बच्चे महफूज नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है। वैसे भी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, किसी को काम ही नहीं मिलता। अब ये फील्ड मार्शल के दौरों से कम ये तो होना चाहिए था ना कि कम से कम इन्वेस्टमेंट आती। ये खबर मैंने आपके सामने रख दी। एक और खबर ले लें आप। ये UAE के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत दावे कर रही थी और वो गलत दावे थे।
मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि वो सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है, उनमें जराइम पेशा लोग भी हैं, उनके अंदर जो है वो मांगने वाले भी हैं, फकीर भी हैं। अब रॉयटर्स ने इसके ऊपर जो खबर लिखी है वो क्या लिखी है, वो कहते हैं जी हुकूमत ने जो तरदीद की है वो तो अपनी जगह, लेकिन उनकी खबर में बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। 28 फरवरी के बाद, यानी जब हमला किया गया ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसके बाद 7,500 शिया पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट किया गया। वो नौकरियों, सामान, हत्ता के अपनी सेविंग्स तक से महरूम हो गए। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये अब कोई पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स की खबर है और वो ये बता रहे हैं डाटा इकट्ठा करने के बाद। अभी मजीद डाटा भी आ जाएगा आपके सामने और बहुत सारी चीजें आप उनको देखेंगे, तो ये भी पाकिस्तानी हुकूमत का मौकिफ गलत साबित हो गया कि जनाब ये जराइम पेशा लोग वापस आए। यहां पे एक खामोशी थी, मैंने आपको बताया था ना कि दहशतगर्दी के मामला पे रोका गया पाकिस्तान की मीडिया को कि आपने कवरेज नहीं करनी, और साथ में रोका गया है कि आपने यूएई के मामले के ऊपर कवरेज नहीं करनी। और एक चीज और रोकी गई है कि इमरान खान के दौर से मौजूदा दौर का आपने मवाजना नहीं करना। बड़ी सख्ती से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मना किया है पाकिस्तान के तमाम सहाफियों को कि आपने मईशत का मैदान हो, अमन अमान का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, आपने इमरान खान के दौर के साथ मौजूदा दौर का मवाजना नहीं करना। वो दौर और था, ये दौर और है। अब ये कह के वो कोशिश करते लगे, इमरान खान के दौर में कोविड आया, पूरी दुनिया तबाही का शिकार हो रही थी, बहुत बुरे हालात थे, इनको तो वो दौर ही नहीं मिला, वरना पता नहीं ये सारे पाकिस्तानियों को ही मार देते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुतालबा किया ना मुसलमान मुल्कों से कि आप फौरी तौर पे अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें, और उन्होंने अपनी इंतजामिया को कहा कि इसका बंदोबस्त करो फटाफट। दोनों अलग अलग मामले हैं। ये जो ईरान का, इसराइल का और अमेरिका का फड्डा हुआ ना, ये अलग चीज है। वो जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसी में लपेट के कि जनाब ये मुआहदा हो रहा है, लिहाजा ये वाला मुआहदा भी करो, उसको एक कंडीशन के तौर पे साथ रख दिया। मैं हैरान हो रहा था और इंतजार कर रहा था कि ये जितने दीन के ठेकेदार पाकिस्तान में रहते हैं मौलवी, ये कब बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। तो कोई ठेकेदार नहीं बोला, किसी ने फतवा जारी नहीं किया। यानी इमरान खान को ताने देने वाले जितने लोग थे सारे गायब हैं। ताहिर अशरफी किधर है, मुफ्ती मुनीब किधर है, ये क्यों नहीं स्टेटमेंट देते कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मुतालबा क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आना चाहिए, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए ना। वैसे तो वो आयात सुनाते हैं, वो बताते हैं, लेकिन यहां पे भी बताएं ना कि इसमें कुरान पाक क्या कहता है कि जब जुल्म किया जा रहा हो एक तबके के ऊपर तो वहां पे आपने क्या करना है और किस तरफ आपने जाकर खड़े होना है। कायद आजम ने क्या कहा था, पाकिस्तान की असास क्या है, इसके ऊपर बात करें ना। भारत आजकल वैसे ये समझाया जाता है मुख्तलिफ हलकों में बैठकर कि इसराइल को तस्लीम कर लेने में पाकिस्तान का फायदा होगा, ये बार बार समझाया जाता है, ये बात बार बार की जाती है और लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कायल किया जाता है। दो चार लोगों ने मेरे से भी एक दफा ये बात की थी, मैंने शटअप कॉल दी थी कि यार देखो ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तानी इसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि आप फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, वो मुतमईन नहीं हो जाते, तो हम कौन होते हैं कि हम मुतमईन हो जाए यहां बैठ के। सऊदी अरब का भी यही मौकिफ है कि पहले फलस्तीनी रियासत का क्याम अमल में आना चाहिए, उन्हें मुतमईन होना चाहिए। अब यहां पे तो एक से एक नई गेम हो रही है। ये एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, एक नई साजिश इसको करार दिया जा रहा है जो बुनी गई है, और इसके अंदर जो खेल है वो क्या है। ये मिडिल ईस्ट आई ने ये खबर ब्रेक की है और ये एक बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल एक ऐसे मंसूबे पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत मस्जिद अक्सा पर उर्दन की तारीखी कस्टोडियनशिप उसे खत्म कर दिया जाएगा। यानी इस वक्त उर्दन के कंट्रोल में उसे खत्म कर रहे हैं और इस मंसूबे के मुताबिक इस्लामी औकाफ की जगह पर इसराइल की हमायत याफ्ता एक नई बॉडी कायम की जाएगी जो इस मुकद्दस मुकाम को एक कसीरुल अकीदा मरकज में तब्दील कर देगी, जहां यहूदियों को इबादत की वसी तर रसाई दी जाएगी। इसराइली निगरानी इसको हासिल होगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की ख्वाहिश है कि मस्जिद अक्सा की मुस्लिम शनाख्त को खत्म करके इस जगह को एक ऐसे तारीखी सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया जाए जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत की मेजबानी कर सके। यानी अब ये जो एक शनाख्त है मस्जिद अक्सा की कि ये मुसलमानों का एक मुकद्दस मुकाम है, वो शनाख्त खत्म की जाएगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी। वो बॉडी इसराइल की निगरानी में काम करेगी और इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और ये एक सियाहती मुकाम में कन्वर्ट हो जाएगा और सबको इजाजत होगी और वो बॉडी फैसला करेगी कि किसने जाना और किसने नहीं जाना।
अब इसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस में कौन आवाज उठाएगा? कौन उठाएगा आवाज? कौन इस पर बात करेगा? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस पर बात करेंगे, जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है? लेकिन वो तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, वैसे इसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए, या हमारे मौलवी कम से कम इस पर बात करें जो दीन के ठेकेदार बनते हैं। नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान में ना एक जो ताकतवर है ना, उसी को रहने का हक है। मैं आपको एक मिसाल देकर अभी बताता हूं। अगर आप ताकतवर हैं, आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए फौज के साथ, और आपके पास ताकत होनी चाहिए, पुलिस वाले आपके वाकिफ होने चाहिए, अदालत के अंदर जजेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आप पाकिस्तान में रहें, जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। रूल ऑफ लॉ के साथ आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। शरीफ आदमी का गुजारा ही नहीं है, अपनी इज्जत बचाना वहां पे मुश्किल है। ये हालात पैदा हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के अपार्टमेंट के मालिकान को बेदखल नहीं किया जाएगा। आप अंदाजा करें, जब अमीर आदमी के गिरेबान पे हाथ डला, जब अमीर आदमी को पकड़ा गया और पूछा गया कि इल्लीगल जगह है जनाब, खाली कीजिए, तो हाई कोर्ट बीच में आ जाती है। इसी शहर में, यहां से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हजारों गरीबों के मकानात खाली करवा के गिरा दिए, हजारों गरीबों को बेघर कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट नहीं जागी, किसी अदालत ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि वो गरीब थे, वो बेसहारा थे, उनका कोई वाली वारस नहीं था। और जो आदमी इस मुल्क में जब भी कभी गरीब का वाली वारस बना, उसे या तो जुल्फिकार अली भुट्टो बना दिया गया, या उसे इमरान खान बनाकर निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। जो भी कोई भी पाकिस्तान के अंदर जब भी एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ खड़ा हुआ, एस्टेब्लिशमेंट उसके गले पड़ गई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने। जब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के गरीबों के लिए आवाज उठाई, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने कि नहीं, हमें वो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान ही तोड़ दिया। और बड़े फख्र के साथ उस वक्त ये कहते थे कि नहीं, वो तो डूबते हैं, वहां तो हर साल सैलाब आता है, उनके तो पल्ले ही कख नहीं है। आज उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। वो पाकिस्तान से आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने अपने जर्नैलों को लगाम डाल दी थी। उन्होंने कहा था कि फौज कारोबार नहीं करेगी, कारोबार सिविलियंस करेंगे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो सिविलियंस चलाएंगे। हालांकि बार बार वहां पे भी एक पंगा पड़ा हुआ था फौज का, लेकिन उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया। और अभी तो उनकी जो यूथ है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन एक यू टर्न लिया है, यूरेनियम के मामले में उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील की है, और यह ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो यूरेनियम अफसोदा शुदा है, या तो फौरी तौर पर अमेरिका के हवाले किया जाएगा। अब या का लफ्ज आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप कहता था हर हाल में हमारे हवाले किया जाएगा, अब वो वाली शर्त होगी खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा या तो हमारे हवाले किया जाएगा, या फिर उसे खत्म कर दिया जाएगा ईरान के अंदर ही, और बहुत सारी निगरानी के अंदर। ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीजों पे भी आएंगे कि जनाब इसको निगरानी में रखा जाए, सख्त निगरानी के अंदर रखा जाए, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, हम ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। ये सब कुछ तो पहले भी हो रहा था। तो इतना सारा कुछ करके, इतनी मार खा के, इतने हथियार फूंक के, छोटी छोटी बच्चियों का कत्लेआम हो गया, खवातीन वहां पे मारी गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, इसराइल का बहुत नुकसान हो गया। अरब ममालिक जो है वहां पे एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। पूरी दुनिया को मुसीबत डाल के हासिल क्या किया? अगर मुज़ाकरात ही करने थे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मुज़ाकरात तो पहले भी हो रहे थे, और आबना हुर्मुज़ को अगर खुलवाना ही था तो वो तो पहले भी खुली हुई थी। तो कोई एक भी ऐसा टारगेट जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रखा था, वो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका अचीव नहीं कर सका। और डोनाल्ड ट्रंप को ये जवाब अगले इंतखाबात में देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवालात उनके सामने बार बार रखे जाएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल